ना, ये कानून में, एक्ट में ऐसा नहीं है। इसके लिए अब आप आरटीआई में उनका वो निकलवा सकते हैं जानकारी कि आपने किस, आरटीआई में ही निकल के आई है मैम। अब आगे की रेमेडी क्या, आगे हम सुनिए ना, आप उनसे ये पूछ सकते हैं आप किस एक्ट की किस धारा के तहत, क्योंकि हम कोई भी संविधान में काम करते हैं तो उसके लिए कोई कानून बना हुआ है, उस कानून की किस धारा के तहत आपने इनको ये संवैधानिक उपचार दिया है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। और लिखित में उनका क्या जवाब आता है उसके आधार पर आगे एक्शन ले सकते हैं आप। जी, मैं सोनल जी का जो है आभार प्रकट करूंगा, उन्होंने हमें बहुत कीमती समय दिया। तो सोनल सर, आप अगर चाहें तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि आपका समय आपने हमें दिया, जो बताया हुआ था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूना अग्रवाल जी का, द्विवेदी जी का, आदरणीय दीदी पांडे मैडम का, यशवंत जी जुड़े थे, गांधी साहब जुड़े थे, तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से जुड़े लोगों का सबका अभिनंदन करता हूँ। विशेषकर अग्रवाल जी को आभार देता हूँ कि हम, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इसलिए चुना और मुझे अवसर मिला। इट्स माय प्लेजर अगेन, थैंक यू वेरी मच। हम तो चाहते हैं सर कि जितने भी सिटिंग सदस्य हैं वो आए। सिटिंग सदस्य जब आते हैं तो जनता उनके साथ सीधा जुड़ जाती है। निश्चित रूप से आपका कार्य गरिमामयी है, आप छत्तीसगढ़ के रत्न हैं, समाज सुधार की दशा में समाज विचारक के रूप में स्थापित होंगे। हम सबका साथ सदैव आपके लिए बना रहेगा। मैं आगे भी प्रयास करूंगा, आपसे जुड़ा रहूं। सोनल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको सुनकर, देखकर, आपकी जानकारी, आपका नॉलेज देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा भविष्य है हमारे बच्चों का आप लोगों के हाथों में। दीदी, ये आपका लगाए हुआ पेड़ है जिसकी तना की छांव सब ले रहे हैं। सदैव आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। नहीं जरूर, और कभी भी आप अगर मुझसे जो भी प्रकार का कभी कोई सहयोग लेना चाहें तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दीदी सदैव मेरा सौभाग्य है, जरूर आपसे मिलूंगा। जी आप सभी को धन्यवाद। अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हाँ, गुप्ता जी को विदाई देते हो। तालेकर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं अपने आप को? तालेकर जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मेरा गुप्ता जी से एक सवाल है, डाउट है मेरा। कर गए, लेकिन तालेकर जी हमारे बीच में नंदलाल चौधरी साहब हैं, मैडम शताब्दी पांडे जी हैं, तो वो आपके सवाल का बिल्कुल उसी तरह से जवाब देंगे। और ये रूरल में बहुत सारे स्कूल के बिल्डिंग जो है उसमें बहुत सारे बिल्डिंग में टॉयलेट्स नहीं है, शौचालय नहीं है। तो ये कंपलसरी, कानून में कंपलसरी है क्या, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई इसका सर्वे करके कंपलसरी कर सकते हैं क्या हमारे माध्यम से? नंदलाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, ये देखिए, अभी 100 दिन की कार्य योजना है। अब तो कोई भी स्कूल, ऐसा स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम नहीं हो सकते जहां पर अब शौचालय और पेयजल की व्यवस्था न हो। तो ये तो एक मैंडेटरी वर्क है, और उसको ग्राम पंचायत को कोई अधिकार दिया गया है। हर स्कूल में अधिकार है। हमने आंगनवाड़ी केंद्र में भी 100% जगह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी वो किया है, प्रावधान किया है। तो वो उसको लोकली वहां पर नहीं हो रहा है तो आप आयोग में भी दे सकते हैं, आयोग अनुशंसा कर सकता है, या फिर अपना जिला कलेक्टर, डीएम के लेवल का बात है ये, सीओ जिला पंचायत। तो जहां पर नहीं है उनकी एक सूची आप उनको दे दीजिए, वो हो जाएंगे। क्योंकि अभी फंड की कोई कमी नहीं है और सब जगह शौचालय और जहां तक प्राइवेट स्कूल का है तो प्राइवेट स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल को ही करना है। तो वहां पर उस संबंध में यदि किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं है तो उसकी एजेंसी छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वहां पर कर सकते हैं। तो उनको वो निर्देशित या अनुशंसित कर सकते हैं। बाकी मैडम और बताना चाहेंगी? नहीं ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया है। और ये किस राज्य से हैं उनको देखना पड़ेगा, उस राज्य की प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो पाएगी। कहाँ से है विश्वकर्मा जी? महाराष्ट्र से। हाँ तो महाराष्ट्र, अच्छा आप हैं डीजीपी है सर। जी तेलेकर जी, महाराष्ट्र में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहां के डीएम के पास ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। उनको आप पत्र लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अधिकार में है, हर स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए। आप डीएम को पत्र लिखते हैं तो ये बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी इस पर। ओके, थैंक यू मैडम। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। और आशीष नारायण जी कह रहे हैं कि उनका एक प्रश्न शैलेश गांधी सर से है, तो शैलेश गांधी सर अभी हमारे बीच में है। तो आशीष नारायण जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना मुझे भी आप थोड़ा अनुमति देंगे, मैं थोड़ा लीव करना चाहूंगी।
हाँ ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग हमारे बीच में आए और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी देवेंद्र जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पर नंदलाल जी, आपसे निवेदन होगा कि आप आधा पौन घंटा और रुके, किसी साथी का मैं भी कुछ देर, कोई भी प्रश्न हो तो मैं पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी कि देर आप उसकी मैं बस जुड़े रहे हमारे साथ। जी हेलो शिवानंद जी, क्वेश्चन आंसर लीजिए। मेरा क्वेश्चन है शैलेश सर के पास। पूछिए आप अपना। हाँ सर, नमस्कार। मैं आशीष नारायण वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली बात क्या है, मैं 1 महीना पहले एक तो RTI एप्लीकेशन लगाया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। 35 डेज पार हो गया, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। तो हम क्या कर सकते हैं अभी? पहली अपील कीजिए। फर्स्ट अपील? हाँ, फर्स्ट अपील का तो जवाब ही नहीं दिया। फर्स्ट अपील का कोई मैंने एड्रेस तो मेरे पास है, पर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बोल के छोड़ देना होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उसमें वो तो एक्सेप्ट होगा ना, होना ही चाहिए। अच्छा, और सर एक तो चीज आपको ऑफ द रिकॉर्ड में थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये जो जवाब नहीं दिया, ये क्या नेग्लिजेंसी है ना फॉर सप्रेसिंग द मटेरियल फैक्ट? अभी ये कारण मैं कैसे, मेरे को कोई सीक्रेट तो है नहीं, मैं कमीशन में भी नहीं हूँ। नहीं, मैं आप कैसे बता नहीं है। इन प्रैक्टिस आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? इट्स अ कॉम्बिनेशन। कभी ये होता है, कभी वो होता है, कभी इनकॉम्पिटेंस होता है। ड्यू टू इनकॉम्पिटेंस। इट्स अ मिक्स ऑफ दीज थ्री। कभी जानबूझ के नहीं देते हैं, कभी इनकॉम्पिटेंस है। हाल ही में इनका जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, इसमें पता चलता है RTI एक्ट का सभी सेक्शन का बारे में ये लोग का जानकारी बहुत कम है, यानी इनकॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा है। क्या होगा ये तो बोलना मुश्किल है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, मैं अभी तो मेरा हियरिंग चल रहा है 2-3 केस में, तो हम देख रहा हूँ ये लोग का ऑर्डर का जैसा स्टाइल है पूरा समझ में आता है। इसका सेक्शन का जानकारी नहीं है, वो एक तो ऑर्डर देना होगा, दे देता है। आप तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो हाई कोर्ट में जाओ। तो आशीष नारायण जी दिया ऐसी स्थिति है, अब ऐसा लगता है कि इनकम्पिटेंसी है और उनका एक्ट का पूरा नॉलेज संबंधित राज्यपाल राष्ट्रपति को लेकर सकते वही करना होगा। हाई कोर्ट में उनकी कम्पिटेंसी को लेकर के जा सकते हैं। अच्छी मतलब इसमें लोगों का हित होगा। आगे बढ़े। शैलेश सर, आपने एक बात रखी थी अभी हाल ही में, आपने डाटा प्रोटेक्शन बिल का एक मामला आया था जिस पर आपने कुछ अपने विचार रखे हैं। थोड़ा सा उसमें हम आपके विचार जानना चाहेंगे। डाटा प्रोटेक्शन मेरे ख्याल से शिवानंद जी, ये बहुत महत्व का विषय है जिसमें अगर हो सके तो राहुल जी और आत्मदीप जी भी रोल हो, तब इसका कुछ ढंग से होगा। ये मेरे हिसाब से RTI को सबसे सीरियस थ्रेट है, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम होपिंग मैं गलत हूँ, बट आई थिंक इसकी चर्चा थोड़ा लंबे से करनी जरूर। हाँ सर, लंबे से करेंगे। एक कार्यक्रम ही टोटल इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं अपन, और इसमें विस्तृत इसमें चर्चा करते हैं। आप बिल्कुल सही आपने कहा, ये बहुत मतलब सीरियस थ्रेट है एक तरह से RTI कानून को। राकेश सोगानी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या पूछना चाह रहे हैं? राकेश सोगानी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय हिंद, राकेश सोगानी राजस्थान जयपुर से मैं बोल रहा हूँ। अभी सूचना आयोग के बाहर मैं बैठा हुआ हूँ पिछले 10 दिनों से धरने पर, और धरने का मूल कारण है कि सूचना आयोग की पूरी तरीके से RTI एक्ट की हत्या की जा चुकी है। किसी भी आदमी को कोई भी सूचनाएं नहीं मिल रही है। 150 से ज्यादा हमने अभी निर्णय लिए हैं और लोगों को कॉल करके हमने उनकी रिकॉर्डिंग की है। एक भी आदमी निर्णय से खुश नहीं है। अगर उसमें से 150 में से एक आदमी भी ये कहते हैं कि मैं निर्णय से प्रसन्न हूँ, निर्णय की पालना हो रही है, तो मैं समझूंगा कि आपका ये जितने अपन ने जो सेमिनार्स किए हैं ये सब अपने सफल हो गए। कितने आदमी? 150 में से एक आदमी। मेरे पास एक आदमी का मैंने वहां पे नकल निकलवा ली है सभी की, और इसी से परेशान होकर के मैं वहां बैठा हूँ। 28 तारीख से कंटिन्यू मेरी वॉच है। कोई सूचना आयुक्त समय पे नहीं बैठ रहा, कोई
चार नरक का दर्शन करना हो तो वहां करके हम बात करें, सूचना का अधिकार शब्द कहीं पे लिखने का हम गर्व महसूस करेंगे। अब प्रैक्टिकल और व्यवहारिकता में वहां जाए। मैंने अभी 10 लोगों की पैरवी की है जिसमें सबको क्षतिपूर्तियां दिलाई है। मैंने वहां पे पूरा डट के विरोध किया है। मैंने अभी कुछ में हम 5 मित्रों ने निर्णय लिखे हैं और हमने आयोग को कहा कि ये निर्णय हमारी कमेटी ने लिखे हैं और विधिवत लिखे हैं, इन निर्णय को आप जारी करें और आप अपने निर्णय में ये सारी कमियों को दूर करें। हमने जो निर्णय लिखा है उसमें हमने लिखा है कि जिसने सूचना नहीं दी है उसमें प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। विभाग को लिखे इसमें आप डालें, सर्विस बुक में लिखे इसमें डालें, उसको क्षतिपूर्ति मिले, उसको शास्त्रीय आरोपित हो, उसको सूचना है उसको पूर्णतः नहीं मिली, कोई बात नहीं है, उसको लिखो कि नया आवेदन में हमको फिर 30 दिन में मिल जाएगी, तू तो पहले पेनल्टी ला। जब 21 दिन में हमारे को आदेश हो जाता है तो अनुपालना नहीं होती तो हम नया आवेदन लगा देंगे 30 दिन में, तू तो इसमें क्षतिपूर्ति लगानी चाहिए सूचना है। हम यहाँ पे आप राकेश जी आपको रोकेंगे क्योंकि समय भी थोड़ा कम रहता है। आपका इसमें कंसर्न क्या है, आप क्या अपनी बात रखना चाह रहे हैं यहाँ मीटिंग में, मतलब क्या आपका मेरी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला इतना ताकतवर हूँ, केवल मुझे आपके समर्थन की, जो जनहित में आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ उसको केवल मुझे सपोर्ट करें, मेरे को कमेंट्स करें, मेरे को बताएं कि मुझे अभी वहां क्या करना है और क्या क्या उसमें सुधार करवाने हैं, आयोग में क्या करना है। आप लोगों को केवल समर्थन चाहिए, बाकी लड़ाई मैं अकेला बहुत ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत अच्छा आपका प्रयास है और हमारी लोगों की सबकी आपके प्रति सहानुभूति और शुभकामनाएं और पूरा सपोर्ट है। और अगर आपका सपोर्ट है तो बोलिएगा, सभी लोग मोबाइल पे मुझे एक समर्थन भेज दे, बाकी की लड़ाई मैं लड़ लूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर शेयर कर लें अपने नाम के साथ में, जिससे हमारे जो साथी हैं वो आपका आ जाएं मोबाइल नंबर। आप 10 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं आरटीआई कानून को मजबूती प्रदान करने के लिए राजस्थान सूचना आयोग के विरुद्ध, तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि इसमें आपका सफल होगा और हम सबका इसमें सहयोग रहेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगली बार आप इसी पे पूरा प्रोग्राम 2 घंटे का वो करें कि आयोग में किस तरीके से अनियमितताएं चल रही है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, आप सबसे मिल करके और चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे। अभी तो डाटा प्रोटेक्शन बिल वाला जो इशू है शैलेश सर ने जो रेज किया वो ज्यादा थ्रेटनिंग है आरटीआई एक्ट के लिए, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपके इस बिंदु पर भी हम बहुत मतलब चर्चा करेंगे हम लोग। और आप अपना नंबर जरूर सेव कर लीजिए चैट बॉक्स में, जिससे हमारे जो साथी हैं वो आपको अपना सपोर्ट भेज पाए और हर तरह से, और हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, और बहुत अच्छा प्रयास करते हैं राकेश जी और निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं और आप सबको इसका उनका सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मुद्दे हैं बहुत ही जेन्युइन हैं और निश्चित तौर पर हमारा उनको पूरा सहयोग है। आगे बढ़े। और राम सिंह जी गाजीपुर, आप पूछना चाह रहे थे सूचना के अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न था आपका, प्लीज। शैलेश सर नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, मुझे आपसे एक पूछना है कि हमने एक आरटीआई लगाई थी 21/3/2022 में पीडब्ल्यूडी विभाग में, जिसमें मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। फिर हमने 12/5/2022 में फर्स्ट अपील किया, इसमें भी मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। फिर हमने जो है 12/7/2022 12 जुलाई 2022 को हमने अपील किया सेकेंड राज्य सूचना आयोग लखनऊ। यहाँ से मुझे एक तारीख प्राप्त हुई, डेट मिला मुझे 11 नवंबर 2022 का। 11 नवंबर 2022 को मुझे मेरी सुनवाई थी राज्य सूचना आयोग में। तो सुनवाई के दौरान उधर से जब लोक निर्माण विभाग से जन सूचना अधिकारी आए, उन्होंने जो सूचना मेरी थी उसमें से कुछ सूचना तो मुझे दे दिया, लेकिन उसमें एक पॉइंट था निरीक्षण और सैंपलिंग का। तो उन्होंने मुझे सैंपलिंग का तो कराया नहीं था, तो जज मतलब कि आयुक्त महोदय अजय उप्रेती जी ने कहा कि आप इनको सैंपलिंग और निरीक्षण करा दीजिए 1 हफ्ता के अंदर। इन्होंने मुझे 1 हफ्ता में कराने के बजाय इन्होंने मुझे 7वें दिन एक लेटर भेजा दिया व्हाट्सएप पे कि आप मुझे 1,06,200 रुपया जमा कर दीजिए, तो हमारी टीम आके आपको सैंपलिंग और निरीक्षण करा देगी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 9 महीने के बाद जब राज्य सूचना आयोग से नोटिस गई हियरिंग के लिए, तो आए और इसके बाद मुझे कुछ सूचना दिए और इसके बाद मुझे
1,06,200 रुपए का मुझसे डिमांड किया उन्होंने, तो क्या ये जायज है? ये गैर कानूनी है। तो वही चीज वही मैं जानना था सर कि इतना बड़ा जो है कि गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है सर? मेरे हिसाब से कंप्लेंट कीजिए कमीशन को जी। और यदि अगर मैं होता तो मैं तुरंत नॉन कंप्लायंस को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ जी। अब वो कमिश्नर क्या नहीं जानता हूँ, वो तुरंत आपको सुनाई करके निर्णय देंगे या क्या करेंगे ये बोलना मुश्किल है, मगर मेरे हिसाब से आपका केस क्लियर है। 30 डेज के बाद की सूचना दी जा रही है और कोई कारण नहीं दिया गया है क्यों उन्होंने सूचना नहीं दी, तो उन्हें क्लियरली आपको मुफ्त में सूचना देनी चाहिए, कोई चार्ज नहीं दे सकते। तो सर 9 महीने के बाद वो हमको 30 दिन के अंदर में अगर लेटर, इसलिए कह रहा हूँ कि आप कंप्लेंट दीजिए कमीशन को, ठीक है, और उनको हो सके तो रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये नॉन कंप्लायंस है, इसके बाद आप 6 महीने बाद मुझे तारीख दीजिए या 3 महीने बाद नहीं, ये मेरी 10 फरवरी 2023 की उसमें तारीख है सर लगी हुई। वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो आप देखिए अभी। जी सर, ठीक है सर, ठीक है। राम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो माननीय गांधी सर ने आपको सजेशन दिया है उसका आप कृपया पालन करें, और फिर अगले कार्यक्रम में पुनः इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। गोरडे जी आपका क्या प्रश्न? गोरडे जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, विशाल कुमार मालाकर जी आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट करिए विशाल कुमार मालाकर जी। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है मालाकर जी। वंदे मातरम सर। जी नमस्कार, बताएं। वंदे मातरम। जी 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 सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को मार्गदर्शन दिए सच्चाई राह चलने के वास्ते। इसमें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आज हमारे होते हैं कुछ ईमानदार भी होते हैं, जिसके कारण में आज जो हमने भ्रष्टाचार का उजागर किया उसमें मनरेगा में लगभग 27 लाख का रिकवरी डायरेक्शन हुआ है। उसमें माननीय लोकपाल महोदय डायरेक्शन भी है, उसका 1 महीने के अंदर पैसा जमा करने आदेश हुआ। फिर तुम्हारा संदेह है कि 50 लाख आवास घोटाला संबंधित है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, सही नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए। और शैलेश सर लीव करना चाह रहे थे, 5 मिनट सर रुक लेंगे तो 1 बजे तक कार्यक्रम को अपन फिनिश कर लेंगे। 5 मिनट जी। तो विशाल कुमार जी कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में, तालेकर जी आप फिंगर रेज करें प्लीज, आप अपना प्रश्न शॉर्ट में पूछिए। मालाकर जी आप अपनी बात मनरेगा के 27 लाख रिकवरी वाली आप थोड़ा सा हमें चैट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे जो भी दिक्कत होगी। तो शिवानंद जी आवाज आती है? आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक सजेशन करना चाहता हूँ। आपने जो कार्यकर्ता है, आरटीआई कार्यकर्ता, उनको कभी कभी कोई ऑफिस में बार बार इंफॉर्मेशन मांगता है तो उधर के ऑफिसर को अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ ऑफिस में ऐसा किया जाता है कि उनके ऊपर झूठा 353 का केस लगाया जा सकता है। तो सब कार्यकर्ता ने इसके लिए हमको खास सावधान रहना चाहिए, और ऑफिस में कोई भी जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल मीठी बात करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई आर्गुमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और अगर काम करना है तो कागज पेपर दे के करने का, और कोई आदमी साथ में लेके जाना चाहिए। और ऐसा कोई ऑफिसर ने कुछ किया तो इमीडिएट हमारे इसमें आपके साथ में भी लाए, और उसके ऊपर डिस्कशन भी होना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, ऐसे मैंने सुना है, तो हम सबको थोड़ा क्या बोलता है सावधान से करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सुझाव है तालेकर जी, हम आपके सुझाव से पूरी तरह सहमत हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट का सबको पालन करना चाहिए, जितना ऑफिशियल्स को उतना ही हमें भी। तो जैसा आप करें कि लिखित संविधान है, सारी चीजें कागज पे ही होती हैं, तो कागज पर ज्यादा कंसंट्रेट करें, अपन मुंह का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। जी आगे बढ़ें, और अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे बीच में संजीव दीक्षित हैं। संजीव दीक्षित जी क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है प्लीज।
जी सर, ये जानना चाह रहे हैं, पुलिस ने आरटीआई लगाई थी। हेलो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप अपना प्रश्न खत्म करें। अच्छा, पुलिस ने जो सूचनाएं दी हैं वो गलत दी हैं, हेरा फेरी करके, मतलब कृत्रिम रूप से बना के दी हैं, तो एक आपराधिक कृत्य हुआ है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? चले सर। देखिए, आरटीआई के जरिए तो आप कमीशन को कंप्लेन कीजिए कि ये गलत सूचना दी गई है और इन पे पेनल्टी लगाई जाए और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो। उसके अलावा पुलिस में भी शायद आप ट्राई कर सकते हैं एफआईआर डालने को। सर पुलिस से तो मांगी है, पुलिस ने ही दी है। पुलिस का खेल, अब यही तो विचित्र बात है। अब वो तलेकर साहब शायद थोड़ा ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। सूचना के अधिकार के बारे में बता सकता हूँ, पुलिस के एफआईआर के बारे में तलेकर साहब बता देंगे आपको। जी सर, तालेकर साहब से अपन चर्चा करेंगे और हम यहाँ पर शैलेश सर से को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो अपना अमूल्य समय उन्होंने दिया और वो चूंकि लीव करना चाह रहे हैं। तो शैलेश सर प्लीज नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ तालेकर जी, आप इनके प्रश्न का जवाब कृपया अनम्यूट कर लें। हाँ शिवानंद जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। ये जो भाई साहब ने आप पूछा, इंफॉर्मेशन गलत दिया है, तो इसके ऊपर अपना सेमिनार 63 नंबर का सेमिनार सब पूरा क्रिमिनल केस के ऊपर है, वो भी देख सकते हैं। और इसका अभी का जो सवाल पूछा उन्होंने, एफआईआर पुलिस के खिलाफ एफआईआर ले सकती है क्या, उसका प्रोसीजर है। अगर इंफॉर्मेशन गलत दिया तो वो सेमिनार में हमने डिस्कस किया था कि 167 ऑफेंस हो जाता है, 167 भी हो जाता है और 420 भी हो जाता है उसमें। तो पुलिस के खिलाफ है तो पुलिस लेंगी नहीं, लेकिन हम एफआईआर बना के बाय पोस्ट भेजने का है। और दूसरा स्टेज है डीएसपी या कोई कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट में, तो कमिश्नर के पास दूसरा कॉपी 154(3) के अंदर भेजना चाहिए। पहला जो पुलिस को भेजने का है 154(1) के अंदर है, दूसरा जो है 154(3) के अंदर है। फिर भी नहीं लेने वाले तो हमको कोर्ट में 156(3) में जाना है, नहीं तो प्राइवेट सीधा पुलिस के खिलाफ सीधा केस करने का है 166A में। 166A में हम कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे तो उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं है। 197 सीआरपीसी की सैंक्शन जरूरी है पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो 166A जो सेक्शन है जिसको 2 साल का सजा भी है और वो अपराध क्या कॉग्निजेबल है, तो हम प्राइवेट केस भी कर सकते हैं। 156(3) में भी कोर्ट में एप्लीकेशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद तालेकर जी। और दीक्षित जी, आप तालेकर जी के सुझाव का ध्यान रखिएगा। 63rd जो हमारा वेबिनार है वो यूट्यूब चैनल में भी उपलब्ध है, फेसबुक लाइव में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं इस ग्रुप के माध्यम से। और जो जानकारी तालेकर जी ने दी है वो दोनों का आप उपयोग कर सकते हैं। धाराओं का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मतलब प्रोसिक्यूशन के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। 166A आप ध्यान रखिएगा। आगे एफआईआर के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है आपके इसमें है, तो कभी भी पूछ सकता है। कोई भी प्रॉब्लम में आप हेल्प किया जाएगा। तालेकर जी हमारे ग्रुप में भी जुड़े हैं और साथ में तालेकर जी कृपया आप यहाँ पर अपना नंबर भी शेयर कर लीजिए, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नए नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता चले। तालेकर जी के बारे में बता दूं कि वो महाराष्ट्र से हैं और वो रिटायर्ड डीएसपी हैं। तो काफी हद तक जो पुलिस के विषय में जो पेचीदगियां रहती हैं, क्या क्या गुणा भाग होता रहता है वहां पर, वो सारी जानकारी आपको वो बहुत आसानी से दे देंगे और बहुत ही हेल्पफुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं तालेकर जी। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ले लेते हैं। सुधांशु कुमार ने हैंड रेज किया हुआ है। सुधांशु कुमार जी, आपका क्या आप लोगों के, पहले बात तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के यदि प्रश्न बच्चों से संबंधित हैं तो कृपया आप अलग से चैट बॉक्स में लिख दें। तो हम यहाँ पर, क्योंकि नंदलाल चौधरी साहब हमारे बीच में बराबर बने हुए हैं प्रारंभ से, और हम ये चाहेंगे कि वो आपके प्रश्न का जवाब यदि हैं तो दें। और इसके बाद क्योंकि वो भी उनका दूसरा भी अपॉइंटमेंट अपना रहता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सब अपने अपने व्यस्तता रहती है, तो ताकि उनका समय वेस्ट ना हो। तो यदि आप लोगों के कोई प्रश्न बच्चों से संबंधित हैं तो आप लोग कृपया जरूर उनसे पूछें। हाँ राकेश मिश्रा जी, आप एक बार पुनः कुछ पूछना चाह रहे थे, हालांकि मैं आपको काफी समय दे भी चुका हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद कोई और भी व्यक्ति कुछ पूछ पाए, पर ठीक है, आपका यदि प्रश्न है बच्चों से संबंधित तो आप अपनी बात रख लें।
राकेश मिश्रा जी, हेलो सर। हाँ जी बताएं। हाँ सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आरटी के संबंध में, कि जैसे कोई अलाभित समूह डिसएडवांटेज ग्रुप का बच्चा उसी सेम निजी विद्यालय में पढ़ रहा है, वो फीस दे करके पढ़ रहा था। अब उस बच्चे के माँ बाप को पता चलता है कि वो एससी है और उसको इस सेवा का लाभ मिल सकता है, तो क्या उसको शिक्षा का अधिकार वंचित कर सकता है? चौधरी साहब, अगर आप इसका जवाब दें। हाँ, ये चूंकि मेरे राइट टू एजुकेशन में एज ए मैं एक्स सेक्रेटरी इसमें, देखिए किसी भी बच्चे को 8 से 14 साल का जो हमारा है, किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी जैसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पूरा आरटीआई के अंतर्गत जो हमारे एडमिशन होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है और वहां पर उनका एडमिशन होना है। यदि उस बच्चे में वो का राइट टू एजुकेशन के तहत यदि एडमिशन हुआ है तो उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता। यदि वंचित किया है तो आप आयोग में अपील कर सकते हैं, आयोग में अपील करिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि सर, एक बच्चा किसी निजी विद्यालय में पढ़ रहा है रेगुलर फीस दे करके, उसी विद्यालय में उसको उसके माँ बाप को पता चलता है कि यार ये है एक योजना है जिसके तहत मेरे बच्चे का ये निशुल्क हो सकता है और मैं अलाभित समूह का हूँ, मैं मतलब एससी वर्ग से हूँ, शेड्यूल कास्ट, तो उसको अप्लाई कर सकता है ना राइट टू एजुकेशन में कन्वर्सन के लिए। वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कूल ने आपत्ति यही बात की लगाई कि आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो आपको ये लाभ नहीं मिल सकता। वो क्या करे, जब अप्लाई कर, जैसे है ना सेशन, पहले तो उसको लाभ, मतलब वो अपना फीस दे के पढ़ रहे थे, अब उनको अलाभित सेक्शन में है तो फिर राइट टू एजुकेशन में उनको कन्वर्सन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में होता है। जी। और ऐसे ही करके सर उसको अप्लाई कराया तो स्कूल ने कहा कि नहीं, आपको लाभ नहीं मिल सकता, और मैंने उसकी कंप्लेंट राकेश मिश्रा जी, हम बहुत सारा आपका नहीं ले पाएंगे, अपील कर दीजिए उसका। देखिए आयोग ऐसे मामलों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बड़ी प्रॉम्प्ट कार्रवाई करता है, तो आप अपील कर दीजिए, वो दोनों पक्षों को सुन लेंगे। कुछ न कुछ देनिए दोनों पक्षों से उसमें होती है। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक वास्तविक स्थितियों के आकलन करने में दिक्कत होती है। तो आयोग में यदि कोई भी कंप्लेंट है, तो जैसे अभी बहुत सारी चर्चा हो रहे थे आरटीआई में भी, मेरा है कि पूरा आरटीआई एक्ट बड़ा क्लियर है कि आपको निर्धारित तिथि तक यदि आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसको उस निर्धारित तिथि के बाद आपको प्रथम अपील में जाना चाहिए, प्रथम अपील में न्याय नहीं मिलता तो द्वितीय अपील में जाना चाहिए, द्वितीय अपील में न्याय नहीं जाता तो माननीय उच्च न्यायालय है। वैसे ही जैसे किसी ने पूछा था कि CWC का कोई जजमेंट है और आप सहमत नहीं है उससे, तो आप प्रधान न्यायाधीश को, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वहां पर 30 दिन के भीतर आप अपील में जा सकते हैं। वहां पर निर्णय होने के बाद यदि आप असंतुष्ट है तो माननीय उच्च न्यायालय में CWC के प्रकरणों की भी अपील हो सकती है। तो देखिए, हमको जो विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई प्रक्रिया का हम करेंगे तो उसका बहुत फायदा नहीं होगा। हमको उसी जो एक्ट में प्रावधान है उसका पालन करते हुए जाएंगे तो हमको माननीय न्यायालय से भी स्टेप बाय स्टेप जल्दी न्याय प्राप्त हो पाएगा। यही मेरा कहना है कि एक्ट के क्लियर प्रावधान है, उन क्लियर प्रावधानों के अनुरूप ही हमको कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दिया। और मुख्तार अहमद जी, आपका भी क्या प्रश्न बच्चों से संबंधित है? मुख्तार अहमद जी। जी 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 हाँ जी, बताएं। नमस्कार सभी को। नमस्कार। ये एक पॉक्सो एक्ट का मामला था हमारे बंगाल में। तो एक मैटर ऐसा आ गया है कि यहाँ पे जो वुमेन यूनियन है और CWC का जो बंगाल चाइल्ड होम जो है, उसके ये थ्रू से ये सब मामला को आगे बढ़ने के बाद ये पता हमारे पास कंप्लेन आया कि जिस लड़की के अगेंस्ट में, ये जिस लड़की ने जिस लड़कों के या दो लड़कियों के अगेंस्ट में केस की है, उसमें ये लड़की खुद बोल रही है कि मैं जो हूँ सेक्सुअल ये करने के लिए मैं खुद गई थी 2 बार, और लड़कियां जो है हैंडल कर रही हैं उसकी माँ को भी। इस तरह का अभियोग हमारे पास में आया, और वुमेन जो है यूनियन
इस बात पर उसने जो है लड़की के हैंडराइटिंग मैंने कंप्लेन के ऊपर में अपना भी कंप्लेन करके उसने यहाँ के थाना में केस कर दी। अभी ये केस पॉक्सो केस स्टार्ट हो चुका है, तो सिर्फ ये मुझको इस बारे में जानना था कि जहाँ पे अंडर एज होने के वजह से वो अगर सेक्स रैकेट में अगर इन्वॉल्व हो खुद है, अगर बोलती है कि मैं खुद गई थी, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने कहा है। पॉक्सो एक्ट में आपको बालक की परिभाषा बता दूं कि 0 से 18 वर्ष तक आयु के कोई भी बच्चा है, तो उस बच्चे को हम ये मान के चलते हैं कि उसके अधिकारों की रक्षा करना हम सभी जितने तंत्र में आज चर्चा हो रही है उनका अधिकार है। यहाँ पर एक जो किशोर न्याय अधिनियम के अध्याय 2 में जो सिद्धांत है, उस उपतेजन का सिद्धांत कि कोई बच्चा उसके सर्वांगीण विकास, उसका जो उसका राइट टू सर्वाइवल है, राइट टू डेवलपमेंट है, राइट टू पार्टिसिपेशन है, राइट टू प्रोटेक्शन है, उनको हमको देना है। कोई बच्चा अपने अधिकारों को तज नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। यदि वो बोलेगा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हम सोसाइटी का काम है उसको पढ़ाना, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं इसमें वो इन्वॉल्व है, उसकी सहमति या असहमति का कोई प्रश्न नहीं है। हमको लैंगिक उत्पीड़न से बालकों की रोकथाम अधिनियम 2012 यथा संशोधित 2019 उसके प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है। बिल्कुल, यदि पॉस्को एक्ट है तो उसमें देखिए चौधरी अहमद साहब, इसमें यदि पॉस्को एक्ट है तो इसमें बच्चे से आप कुछ भी कहलवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उससे आप कुछ भी कहलवा लें। फर्क सवाल यह है कि वहां पे एक्ट का वायलेशन हुआ है और वो उसकी इच्छा या अनिच्छा से नहीं होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी, और वो अपराध है। बस ये बात आप ध्यान रखिए। यदि वो बालिग होता तो फिर एक अलग बात थी। हाँ जी, नहीं, इस बात में सब कुछ ये जो है, चूंकि हमारे पास केस आने के बाद ये देखा मैंने कि उसकी मम्मी भी इसमें इन्वॉल्व है, और ये केस किया गया है वो अपन चर्चा कोई मतलब नहीं है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दबाव से ऐसा किया जा रहा है, वो गलत है। इन्वॉल्व है तो उसको भी जेल होनी चाहिए। कुल मिलाकर के नियम कायदा है वो साफ साफ स्पष्ट हो गया है। तो मुख्तार अहमद साहब, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। अगला प्रश्न ले लेते हैं, फिर आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चर्चा करेंगे। सुधांशु कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? सुधांशु कुमार जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हेलो जी जी, बोले जैसे सर कोई FIR लिखवाने के लिए जाता है थाना में, तो उस FIR को कहता है थाने में ये कौन सा आती है जो अगर कोई भी घटना हुआ तो FIR 24 घंटा के बाद लिखवाना चाहिए, ऐसा क्यों आती है? क्या बोल रहे हैं कि FIR 24 घंटा के बाद लिखवाना चाहे तो? नहीं, वहाँ जो थाने में अगर कोई घटना होता है, जैसे अभी घटना हुआ, तो कहते हैं 24 घंटे तुरंत FIR तो नहीं लिखा जाता है। तुरंत लिखा जाता है FIR घटना का, क्यों नहीं लिखा जाता? कौन बोला आपको? जैसे थाने में अक्सर देखते हैं कॉग्निजेबल, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे बड़े अपराध हैं समझ, जिसमें 7 साल 10 साल से अधिक और आजीवन कारावास वाले जो मामले हैं, उनमें तत्काल FIR दर्ज किया जाता है। और जो सामान्य लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, धमकी, मारपीट, ये सब जो मतलब नॉर्मल रहते हैं, खुलना नहीं, मतलब चोट वोट ज्यादा तेज ना लगे, इस तरह से, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो इसमें हो सकता है कि वो FIR ना दर्ज करें, उसके लिए कोर्ट से वो की जरूरत पड़ती है। लेकिन मतलब वहां भी दर्ज करना चाहिए उनको, लेकिन ये हो सकता है कि वो कह दें कि पहले हम इसमें जांच करेंगे, आप हमें आवेदन दे दो, हम इसमें जांच करेंगे। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो उसमें तत्काल FIR दर्ज करने के प्रावधान रहते हैं। अगर कोई FIR लिखाता है तो उसका मूल कॉपी देने, फोटो स्टेट देने में भी करते हैं। नहीं, वो गलत है ना। वो आपको एक कॉपी हमेशा, FIR लिखवाने वाले व्यक्ति को हमेशा एक कॉपी दी जाती है, आपका साइन लिया जाता है, आपको एक प्रति दी जाती है, ये हमेशा नियम के अंतर्गत आता है। और साथ में NCRB के पोर्टल में भी आजकल आप सभी स्टेट में जा करके मतलब ये FIR की कॉपी ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ये भी प्रावधान हो गया है। नकल निकालने में भी सब बहुत होता है। हाँ, कहीं अगर किसी
नकल निकालने में जाते हैं तो वहाँ बिना घूस लिए हुए कोई नकल देने के लिए तैयार नहीं होता है। दैट्स अनदर थिंग, उसको अपन यहाँ पर मिक्सअप नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि करप्शन तो हर जगह है और सारी चीजें हैं, तो नकल नहीं मिल रही है, हम आवेदन लगाएं आरटीआई का, नहीं होता है तो हम शिकायत करें, मतलब उसकी प्रथम अपील करें। और हमारे पास एक मध्य प्रदेश में एक आदेश हुआ है, माननीय राहुल सिंह जी ने आदेश किया है कि एफआईआर की बहुत ऐसी जानकारियां नहीं है जो काफी सीरियस हाइनस केसेस या ऐसे हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कुछ कारण बस, बाकी सारी जानकारियां 48 आवर के तहत उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो हमारे पास आदेश है, वो अपना मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9589152587 9589152587, जो इसका जूम आईडी और पासकोड है, यही हमारा नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करिएगा। और जिन लोगों को वो राहुल सिंह जी का आदेश चाहिए, सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश, तो आप लोग हमसे वो हासिल कर सकते हैं और उसका हवाला दे करके आप अपने स्टेट में भी वो व्यवस्थाएं लागू करवाने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि एक जगह कोई भी आदेश होता है तो वो ऐसा तो नहीं कि हर स्टेट में वो इक्वली मान्य होना चाहिए, उसको बात है मान्य, मतलब, लेकिन फिर भी उसका हवाला दे करके दिया आप उनको कहते हैं तो वो भी एक मतलब प्रोसीडिंग की श्रेणी में ही आता है, वो भी एक नियमावली के ही अंतर्गत आता है। और यदि वो मध्य प्रदेश में लागू है तो देश के सभी राज्यों में उसको लागू होना चाहिए। राजीव हसन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी एक ही सवाल है कि झूठा सूचना दी गई है, आयोग में भी सुनवाई, मैंने इसकी रिपोर्ट भी कर दी है, क्या हम एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं थाना में? इसके लिए आप जो एक्सपर्ट हैं वो ताराचंद जी होते तो हाँ, एक झूठी सूचना दी गई है तो इसके लिए जरूर आप एफआईआर करवा सकते हैं। इसमें तो खैर तो झूठ, मतलब आप कैसे सिद्ध किए कि झूठी है सूचना? पहले आंकड़ा कम बताया, फिर बाद में ज्यादा आंकड़ा दिया, लिखित है मेरे पास वो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस दरमियान आंकड़ा ही बढ़ गया हो? नहीं, उससे ज्यादा ही है, आंकड़ा से भी ज्यादा है। जैसे पोखर कुआं है ना, पोखर कुआं के बारे में मैंने मांगा था, क्योंकि पानी का स्रोत नीचे जा रहा है, उसे जिंदा करने के लिए योजना भी बनी, कोई काम धाम हुआ नहीं है। और कितना मेरे जिले में कुआं और पोखर है, तो पहले कुछ बताया और अभी कुछ बताया, और धरातल पर उससे ज्यादा है। तो ठीक है ना, यदि ये गलत जानकारी है, गुमराह करने वाली जानकारी है, तो इसके लिए आप आवेदन मतलब लगा सकते हैं, थाने में आवेदन लगा सकते हैं। हालांकि इतना जल्दी एफआईआर तो दर्ज नहीं होती, आप जानते हैं। पहले तो अपील में जाना चाहिए। नहीं, राष्ट्र सूचना आयोग में सुनवाई चल रही है, 25 तारीख को सुनवाई है, उनको भी कन्विंस। सुनवाई हो गई है सर? नहीं, नहीं, सुनवाई चल रही है बोल रहे हैं, सुनवाई चलने दीजिए, वो दोनों पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद उनका निर्णय होगा। उस निर्णय से यदि आप असहमत है तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या फर्दर जो कानून है उसके अंतर्गत कार्रवाई। जैसे सूचना आयोग तो उसी पर रफा दफा करने के चक्कर में हमका लिखित दीजिए कि इतना ही है, पहले बताया गया ज्यादा। नहीं, सूचना आयोग का पहले किसी पर एलिगेशन लगाना उचित नहीं है। नहीं, हम सूचना आयोग को पहले सुनिए। हमने सुनवाई किया है 18 तारीख को, तो मैंने पूरा साबुत रख दिया वहां पर कि पहले उन्होंने ये बताया, अभी ये बता रहे हैं। अब मुझे सर जैसा कह रहे हैं चौधरी साहब, जैसे कह रहे हैं ठीक वैसे ही पालन करिए, थोड़ा सूचना आयोग में फाइनल सुनवाई हो जाने दीजिए। आदेश मिल जाए। हाँ बिल्कुल, आदेश आपका मिल जाए। हालांकि सर ऐसा है कि सूचना के अधिकार के मामले में यदि ऐसे लोग गुमराह करने वाले आपको जवाब देते हैं परस्पर विरोधाभासी, तो उसका भी प्रावधान है। हमारे बीच में ताराचंद जी नहीं है यहाँ पर, और राव धनवीर जी, ताराचंद जी, इन लोगों ने राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी एफआईआर दर्ज करवाई है इस तरह से, मतलब मिसलीडिंग, गलत जानकारी देना। ताराचंद जी का जरा नंबर देते तो मेहरबानी होती। मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे आप मैसेज कर दीजिए। अच्छा ठीक। गोरडे जी आपका क्या प्रश्न है? हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि चाइल्ड राइट से संबंधित चाइल्ड राइट्स और बच्चों को पनिशमेंट, उनको यदि डिसिप्लिन नहीं हुई तो क्लास में टीचर भी सिखा नहीं सकता। और कुछ लड़के इतने शरारत करने वाले होते कि टीचर हेल्पलेस हो जाता है। और कुछ जगह पे ऐसा भी दिखाया जाता है कि जिनको एट्रोसिटी का राइट है, ऐसे बच्चों तो बहुत उसका डिसएडवांटेज लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो चाइल्ड राइट्स एक्ट है वो बड़े क्लियरिटी से बने हुए हैं, और जो हमारा जेजे एक्ट का सिद्धांत नंबर 1 है, निर्दोषिता का सिद्धांत। सबसे पहले इस सोसाइटी को, समाज को, हमको सबको समझना पड़ेगा कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है
यदि वो कोई विधि विरुद्ध भी कार्य करता है तो उसके लिए वो बच्चा दोषी नहीं है, उसके लिए उसका परिवार, उसकी पेरेंटिंग, उसके मित्र, उसका पड़ोसी, हम आप, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम दोषी है। तो 18 वर्ष तक कम उम्र आयु के जो बच्चे हैं, वो प्रेजुडिस हमारे मन से पूर्वाग्रह निकालना पड़ेगा कि वो कोई दोष है। तो जो आप बोल रहे हैं मारपीट या दबाव का, कोई किसी को अधिकार नहीं है कि बच्चों को, उसके लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स है। साइकोसोशल प्रॉब्लम है तो उसकी काउंसलिंग करना है, उसको सलाह देना है, परिवार से मिलना है, टाइम देना है। तो वो देखिए वो एक अलग समस्या है, लेकिन मारपीट का राइट कहीं पर भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उसकी धाराओं में उसको दंडित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो मैं, जहां तक मैं एज ए प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड राइट्स इसको बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रेरण या उनका लड़ाई पिटाई कोई भी किसी भी स्तर से नहीं की जा सकती। इसके विभिन्न साइंटिफिक तरीके हैं जिसके माध्यम से उन बच्चों को हम उनका काउंसलिंग करके उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। परिवार को, समाज को अधिक समय उनको देना पड़ेगा। सर उनके पेरेंट्स को बुलाया तो पेरेंट्स आते ही नहीं, और लड़के तो झूठे पेरेंट्स किसी को भी बना के लाते हैं। जी, यह है सर समस्या ना, लेकिन इसको ना हमको बच्चे को एक इकाई के रूप में सेंटर, आप देखिए बच्चों पर जो भी हम कर रहे हैं निवेश कर रहे हैं, बच्चों पर कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, सरकार कोई खर्चा नहीं कर रही है, परिवार कोई खर्चा नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट है। बच्चा हमारे लिए एसेट है। मैं बहुत सैद्धांतिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा बना वैसे क्यों? बच्चा क्यों बना वैसा? उसके लिए तो हम सब जिम्मेदार हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे बच्चों के लिए हमारा वो उनका काउंसलिंग वाला हमको तगड़ा करना पड़ेगा, उनके साथ समय देना पड़ेगा, उसका माइंड डाइवर्सन एक्टिविटी करना पड़ेगा। बहुत सारे साइंटिफिक तरीके हैं जैसे बच्चों को हम उसको सही ट्रैक पर ला सकते हैं। तो वो उपाय, न कि मारपीट से आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कोई उससे ठीक हुआ हो। ये कहना बिल्कुल गलत है। कोई इसको बोल सकता है कि ऐसा पिटने से, डराने से कोई ठीक हुआ हो। जब तक उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, जानकारी प्राप्त नहीं होगी, अच्छे और बुरे का निर्णय करने की उसकी क्षमता को हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। तो मैं एज ए एक्ट को मतलब पालन करता, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि इस प्रकार की हरकत की जाए। जी सर, इसमें मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। ये जो स्कूल होते हैं सर, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ, नंदलाल चौधरी साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है। देखिए सेक्शन 17 जो है इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट टू चाइल्ड। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, इसमें सेक्शन 17 में जो बैन किया गया है वो है फिजिकल पनिशमेंट, मतलब शारीरिक जो पनिशमेंट दी जाती है, और दूसरा है मेंटल हरासमेंट। इसमें लिखा है नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट, और दूसरा है whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person। दूसरी बात ये है कि जो कि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, कई स्कूल में वगैरह ऐसा होता है कि जैसे एक आर्थिक रूप से वो शिक्षा उनको पनिशमेंट देते हैं कि फाइन जमा करे या पेनल्टी जमा करे। तो ये जो पेनल्टी होती है ये फिर बच्चों को नहीं होती, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को होती है एक तरह से, और इससे भी असर नहीं होता है। तो इसीलिए, और फिर जो जेजे एक्ट के प्रोविजन जो सर ने बताया वो तो सब सही है कि जेजे एक्ट में जो कि 18 साल से छोटे बच्चों को हम सहानुभूति से क्यों देखते हैं, वो इसलिए कि इनमें सुधार का संभावना ज्यादा होती है। हाँ, केवल जो हेनस क्राइम्स है कि जैसे रेप है या मर्डर है, तो 15 साल से 18 साल के बच्चे जो है उसमें यदि इस तरह के आरोप यदि है, जघन्य अपराध है, तो उसमें अभी जेजे एक्ट 2016 में संशोधन किया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उनका एडल्ट के मुताबिक ये ट्रायल चलाने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि महिला आयोग का ये कहना था कि कोई शारीरिक रूप से इतना सक्षम है कि वो रेप भी कर सकता है या मर्डर भी कर सकता है, और उसको 3 साल से पनिशमेंट नहीं हो सकता, जैसा कि निर्भया गैंग रेप केस में हुआ था 2013 वाले 12 के केस में। तो उसके बाद फिर ये किया गया है, नया एक्ट जो लाया गया है, तो उसमें ये चीज है। और इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एक्ट तो है ही, लेकिन जो फर्स्ट ऑफेंडर्स एक्ट है यूपी में है 1938 का, इसके अलावा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है। तो प्रोबेशन में जो बाल अपराधी या जो पहला अपराध जिन्होंने किया और यदि वो 21 साल से छोटे हैं तो उनको भी सहानुभूति से देखा जाता है। तो इसलिए कि जो काउंसलिंग या इस तरह से इसमें सुधार रहता है, सुधार की संभावना रहती है, तो इसलिए इनको बाकी अपराधियों से अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।
ओके। और सर स्कूल का जो गेट है, हाँ, उसके चारों ओर कितने डिस्टेंस तक स्कूल का कंट्रोल होता है अपने बच्चों के डिसिप्लिन के लिए? देखिए, ये विषय पहले भी आते रहे हैं। जो आबकारी विभाग से भी इंफॉर्मेशन, जो उनका एक्ट है, स्टेट एक्ट, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। हमने एज ए एक्स सेक्रेटरी हमने 400 मीटर की अनुशंसा की थी, लेकिन मेरे ख्याल से आबकारी डिपार्टमेंट का 50 मीटर का एरिया है जहां पर स्कूल के आसपास का है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग उनके स्टेट रूल्स में हो सकता है। जो वहां पर कोई भी मादक द्रव्य जैसे दुकान है, पान दुकान है, ये नहीं लगा सकते। ओके। और सर यदि मारपीट हुई बच्चों की स्कूल के नजदीक 400 मीटर के अंदर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? स्कूल का बाहर एपिसोड हो गया तो? देखिए, स्कूल के बाहर स्कूल का जिम्मेदारी नहीं है। या स्कूल के बाहर यहाँ एज ए कस्टोडियन कि वो कस्टोडियन रहते हैं। बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, तो बस से जब जाते हैं तो उनके घर जाते तक की जिम्मेदारी स्कूल की होती है। लेकिन अब इंडिपेंडेंट अपने साधन से कोई बाहर लड़ता है, तो उसके लिए फिर युक्त सुसंगत धाराएं हैं कि उन बच्चों में आपस में लड़ाई हुई है, तो वो जो पेटी ऑफेंस है वो सब एक अलग प्रकार का है। लेकिन आज हमारी जो बात हो रही है, जे एक्ट का जो धारा 82 है, कॉर्पोरल पनिशमेंट का, आप इसको पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के दिया है, और सुसंगत जो नियम बने हैं उसमें भी पूरे प्रावधान दिए हैं। तो एक स्कूल की पेरिफेरी यदि इसका ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहां तक जहां तक उनका अधिकारिता घर पहुंचाने तक का है। यदि वो बस से जा रहे हैं तो बस के दौरान यदि कुछ होता है तो रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू। ठीक है गोल्डे जी, और हमें लगता है कि अब काफी प्रश्न भी हो गए हैं और समय भी ओवर हो गया है काफी। हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं, और नंदलाल चौधरी श्रीमान हमारे साथ बने हुए हैं काफी देर से। बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इतने अपने पैसेंस के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में उन्होंने हम सबको सुना और जवाब दिया। गांधी सर हमारे बीच में आए, शताब्दी मैडम हमारे बीच में रही, गुप्ता साहब हमारे बीच में आए, और पूर्व अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में आए और इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। और उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग आकर के समय समय पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। तो देवेंद्र जी, कार्यक्रम में एक बार थैंक्स के साथ में, थैंक्स गिविंग के साथ में इसको कंक्लूड किया जाए, है ना, प्लीज। जी, थैंक यू। तो नंद कुमार चौधरी जी का हम बहुत बहुत सादर धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने अपने कीमती समय को निकाल के दिया। और निश्चित तौर पे आपके अनुभव का लाभ हमें हमेशा मिलता रहेगा, और आपके पास बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी काम किया है और कर रहे हैं, और आज भी आप महिला एवं बाल विकास विभाग में संयुक्त संचालक की भूमिका में है। और निश्चित तौर पर आप हमें जो है, अगर कहीं हमारे लायक कोई अपेक्षा होंगी कार्यों की, तो हम आपके मार्गदर्शन पे काम करना चाहेंगे। और हम भी आशा रखेंगे कि सरकार भी जो है और बेहतर से बेहतर करे और लोगों को सहायता करे बच्चों के हितों के लिए ध्यान में रख के। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको, अग्रवाल जी, शिवानंद जी और पूरे आरटीआई परिवार को, प्रबुद्ध जनों को जो यहाँ पर जुड़े भी हैं बड़े धैर्य से, क्योंकि सभी लोग कहीं न कहीं समाज सेवा से, दूसरों के दर्द से पीड़ित होकर ही काम कर रहे हैं। जब अपने घर की ओर पीठ करते हैं तब हम समाज सेवा कर पाते हैं। तो आप जो भद्रजन हैं, जो इस काम में लगे भी हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे अवसर दिया अग्रवाल जी ने, शिवानंद जी ने, मैं तो आभारी हूँ कि हम तो चाहते हैं कि बच्चों के अधिकार प्रत्येक लेवल तक पहुंचे, और हमारी कामना है कि प्रत्येक हमारे राज्य का, हमारे देश का नागरिक जाने अपने अधिकारों को, ताकि उनके अधिकारों को कोई वंचित नहीं कर सके। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मिलते हैं अगले संडे को फिर नए टॉपिक साथ में। और आप हमारे बीच में सभी लोग आए, हमारे विशेष तौर पे पार्टिसिपेंट जो हर बार आरटीआई एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग आते हैं, जिनके भी प्रश्न नहीं लिए गए, किसी कारण से यदि छोड़ दिए गए हैं, तो समय की पाबंदी के कारण थोड़ा सा कुछ और भी हैं असाइनमेंट्स, तो इसके लिए हम आप सभी से क्षमा मांगेंगे और अगली बार हम और डिटेल में प्रश्नों की आप सबसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Recording stop.